जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 30 मई को द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, डेली करेंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशंस आपको एक जगह पर यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो ये मेरा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करते हैं उसको बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं आपको आसानी से यहां पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जो इस बार का मैं क्वेश्चंस डाला हूँ। तो इस बार जो 28 मई को पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सटेंसिवली। तो ये स्टेटमेंट के रूप में है। दूसरा स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द अल्कैलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम। तो लाइम ऐड करने में उसकी अल्कैलिनिटी बढ़ जाती है, ऐसा बोल रहा है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्री पंपिंग इनटू अबंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। इनमें से जो एक्टिविटीज़ चल रही है, बोल रहा है कि अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चरिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन कैप्चरिंग की प्रोसेस है, कैसे ये कार्बन को एक्यूमुलेट करता है। तो यहाँ पे उसमें से कौन सही है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ऑल थ्री। देखिए, जब भी बेसाल्ट रॉक हो गई उस पर वो भी फार्म लैंड में जाएंगे तो वो भी कार्बन कैप्चरिंग में मदद करती है। अल्कैलिनिटी अगर बढ़ रही है तो भी ये लाइम के द्वारा ऐड करेंगे तो वो भी ओशियन जो है सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस से कार्बन को कैप्चर करता हुआ नज़र आता है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी रिलीज होता है वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग से, ये अबंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर के रूप में यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही लगती हुई स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है वो है कि एरियल मेटागेनोमिक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म से क्वेश्चंस बना देता है यूपीएससी, और यूपीएससी हर बार ऐसे टर्म्स लेके आता है जो थोड़ा नया टर्म हो। हालांकि ये न्यूज़ में थे, द हिंदू के न्यूज़ में कई सारे ये चीज़ें थी। तो इसको बेस्ट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में इसका किसको मैनेज करता है, यहाँ पे इस चीज़ की बातें बोली जा रही हैं। तो पहला है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिट एट वन गो। दूसरा बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पेसीज, यानी बर्ड स्पेसीज की बातें बोली जा रही हैं। तीसरा जो एयरबोर्न डिवाइसेस से कलेक्ट कर लेगा ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। चौथा जो है सेंडिंग ड्रोन्स इन एसिबल एरिया, ऐसे जहाँ पे जहाँ पहुँचा ना जाए तो कलेक्ट करेगा प्लांट एनिमल के सैंपल्स, उसको जांच कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ये कलेक्टिंग डीएनए करेगा सैंपल्स फ्रॉम एयर, यानी वातावरण से, इन हैबिटेट एक बार में। तो ये चीज़ें राइट आंसर के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। तो एरियल मेटाजीनोमिक्स यही चीज़ें हैं। आशा करते हैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ, जो हर बार एक स्टेट का एक नेशनल पार्क देता हूँ। तो ये रहा आपका आज का नेशनल पार्क। तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, दंडेली नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व, कदेरमुख और नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपको कमेंट सेक्शंस में देना है। देखिए कमेंट सेक्शंस में अगर आप एक बार लिख देते हैं तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक चीज़ें याद रहेंगी और आप भूलेंगे भी नहीं, इसलिए लिखना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का पीआईबी न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे। तो फिशरी मिनिस्ट्री यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लॉन्च की है क्या, फेज 6 प्रोग्राम ऑफ सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा का जो फेज है वो 6 लॉन्च हुआ है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो अंडमान निकोबार पे ये छठा फेज ऑर्गेनाइज हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो फिशरी मिनिस्ट्री यहाँ पे लॉन्च करी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे ये चीज़ें चली हैं, जो कि किस चीज़ को, तो ये स्टार्ट किया गया है टुडे कहाँ पे, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, आरजीसीए, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपेदा के अंतर्गत। तो कहाँ पे, ये कोदिया घाट पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये कोदिया घाट
याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में है। और ये किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ टाइगर श्रिम्प प्रोजेक्ट। टाइगर श्रिम्प प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार की फिशेज होती हैं, ये इसका बहुत डिमांड भी होता है विदेशों में और इंडिया में भी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाके रखने की बातें बोली ताकि जो भी फिशर मैन हैं उनके भी इनकम को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ पे कश्मीरी पंडित विजिट किए हैं, कहाँ पे, माता रगनेया टेम्पल। माता रगनेया टेम्पल कहाँ पे है, जिसको खीर भवानी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पे आपके अमित शाह जी विजिट किए हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई है 28 मई को ये चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, अगर न्यूज़ में है तो याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी ही पंडित नहीं बल्कि बहुत सारे लोकल वैली के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो ये थी आज की PIB न्यूज़, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लास्टिक पे कुछ न्यूज़ था, डाउन टू अर्थ से मैंने इसको लिया है। और यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लास्टिक जो है पूरे जगहों पे, ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं पोल्यूशंस को कम करने के चक्कर में हम लोग और ज़्यादा टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक रिपोर्ट में ऐसा चीज़ें बोली गई हैं। तो रिपोर्ट कहाँ पे, ग्रीन पीस फिलीपींस की रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अभी हेल्ड करी गई है पेरिस फ्रांस में 29 जून 2023 को, तो यहाँ पे ये चीज़ें बात करी जा रही है इसको नेगोशिएट करने के लिए, यहाँ पे इसकी डिस्कशन करने के लिए। जो भी हम प्लास्टिक को यहाँ पे रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस की प्रोसेस से चल रहे हैं, तो पहला अगर रिसाइकल है तो रिसाइकल पे यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो रिपोर्ट जो है 3 चीज़ों पे हाईलाइट दिया है कि जो भी रिसाइकल का प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर रहा है किस चीज़ को, प्लास्टिक के अंदर टॉक्सिक मटेरियल को, टॉक्सिक केमिकल को, टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्यूमुलेट कर ले रहा है अपने अंदर अगर आप रिसाइकल करते हैं, जिसके कारण उसका दोबारा उपयोग करना और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये इसका जो 3 प्रकार का प्रोसीजर है कि डायरेक्ट कंटामिनेट करेगा फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स इन वर्जिन प्लास्टिक, तो जो भी नया प्लास्टिक है उसको भी कंटामिनेट करेगा। और दूसरा सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक कंटेनर फॉर पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड्स जो कंटेनर के रूप में यूज हो जाता है, और क्लीनिंग सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंटर करेगी रिसाइकलिंग चेन में सिंपली, और ये इम्पैक्ट करेगी किसको, ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग यूज प्लास्टिक को कर रहे हैं। अब तो एनिमल भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक को कंज्यूम कर ले जाते हैं, जिसके कारण जो भी एनिमल हैं उनके पेट से भी बहुत सारी प्लास्टिक निकलती हुई मिलती है। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस प्लास्टिक को गर्म करने के बाद होता है, जिसके कारण इसमें इंक्लूड हो जाती हैं क्या, ये जितने भी टॉक्सिसिटी हैं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये चैन है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। और जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, इंसिनरेशन हो रहा है, ये सारी फैसिलिटी मोस्ट ऑफन लो इनकम कंट्री में, ऐसी कंट्री जो प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करेंगी, वो कौन कंट्री है, लो इनकम कंट्री ही ज़्यादा कर रही हैं। और जो मार्जिनाइल कम्युनिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इसका उपयोग ज़्यादा करती हैं। तो हायर रेट्स आप क्या बढ़ा रही हैं यहाँ पे, कैंसर, लंग डिजीजेज और जो भी बर्थ प्रॉब्लम है उसको लेके यहाँ पे उभर के आ रही हैं। तो टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसका एक्सपोजर देख सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग प्लास्टिक के ऊपर न्यूज़ थी, वो मैंने आज कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं नए पार्लियामेंट की तरफ। तो नया पार्लियामेंट बहुत सारा न्यूज़ में आ गया है अभी रिसेंटली, क्योंकि इसका इनॉग्रेशंस आपके नरेंद्र मोदी देश के जो PM हैं वो उन्होंने किया है। तो उसके ऊपर कुछ एडिटोरियल निकला है, वो हम देखेंगे। तो नया पार्लियामेंट हमारा बन के तैयार हो गया है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, देख सकते हैं। ये इनॉग्रेशन जो पार्लियामेंट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संडे को किया है, यह एक अलग अंदाज में, अलग तरीके से अपनी डेमोक्रेसी के सामने इन्होंने पेश किया है। तो इस पे बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे सही चीज़ों को भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मोदी जो हैं प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे एस्थेटिक, धार्मिक तरीके से, और नई बिल्डिंग का उद्घाटन किए हैं एक बहुत ही डाइवर्स वे में। तो एक रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखा रहा है कि लोगों के आकांक्षाओं को भी बताता हुआ नज़र आ रहा है।
दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि मल्टी रिलीजियस प्रेयर का इस्तेमाल भी हुआ है सेरेमनीज में, इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और कई सारे धर्म के लोग, अनुयायी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इस न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोगों को इनविटेशंस दी गई थी, मठाधीश लोगों को इनविटेशन दी गई थी, वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी जो बात करी जाए ये सेनेगल की, तो सेनेगल क्या है, एक प्रकार का राजदंड है, प्रतीक है, जो आपको नेहरू जी को दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन को, जब वो पावर इंडिया की हस्तांतरित कर रहे थे, किसको, नेहरू जी को। तो इंडिया 1947 में ये चीज़ें उनको दी गई थी। तो ये सेनेगल कहाँ पे था, तो आपके इलाहाबाद म्यूजियम में इसको संभाल कर रखा गया था। तो इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं कि नेहरू जी इसको कहीं ना कहीं वॉकिंग स्टिक की तरह चलाते थे, जबकि ये म्यूजियम में सेफली इसको रखा गया था और ये मिल भी गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी जो बात करी जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे सवाइत सेक्ट ऑफ तमिलनाडु के लोगों को और करेंट डिस्पेंसेशन है सॉट री इमेजिन ऑफ फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया रिपब्लिक सॉवरेनिटी। तो ये कहीं ना कहीं नया इंडिया बनाने की बातें इस इनॉग्रेशंस में भी करी जा रही है, और जो पुरानी बिल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ, मेक इन इंडिया पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हम नए तबके से अपनी इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों के एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें लेके आ रही हैं। तो सेनेगल की बात करें तो जो सेनेगल यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है डिवाइन राइट्स, एक डायरेक्ट ईश्वर की सत्ता से हमें कहीं ना कहीं अधिकार मिलता है, ये सेनेगल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इंस्टॉल करा जाएगा कहाँ पे, असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा होता है ये, लोकसभा बोला जाता है। तो लोकसभा ठीक स्पीकर के बगल में इसको स्थापना करी जा रही है। बीजेपी इस चीज़ को एक पॉलिटिकल गेन के रूप में भी रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, देखता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो चीज़ें इनॉग्रेशंस हुई है ये आपके बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीडी सावरकर के जन्मदिन के अवसर पे भी कहीं ना कहीं ये फाउंडिंग फादर ऑफ हिंदुत्व माने जाते हैं, इनको लेके भी यहाँ पे क्वेश्चंस उठता हुआ नज़र आ रहा है कि इनके जन्मदिन के दिवस पे, इनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिंदू सेंट्रिक लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशंस इस तरीके से हुआ। न्यू बिल्डिंग जो है एक बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहा कि ये जो है चैलेंजेस जो आने वाले हैं आने वाले समय में, कि इंडिया का जो देखिए डिलिमिटेशंस कमीशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशंस अगर बढ़ रही है इस सेंसस के बाद, तो वो पॉपुलेशंस के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का निर्माण होता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बढ़ेंगी, सीटें बढ़ जाएंगी भारत के कोने कोने में, एमपीज़ की, एमएलए की, उस हिसाब से यहाँ पे एमपी लोगों की सीटों को बढ़ाया गया है आपके पार्लियामेंट में। तो इसीलिए पहले से तैयारी होना बहुत आवश्यक है और पॉपुलेशंस को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ का निर्माण हुआ है, जो कि आवश्यक भी था। और ये अगर नहीं बनता तो आने वाले समय में इसको जो सरकारें उस वक्त होती वो भी इसको निर्माण करती, वो भी इसको बनाती। क्यों, इसकी आवश्यकता थी देश को। दूसरी जो बातें बोली गई हैं, साइज की बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो हमें एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे दिखता है टू अवॉइड द एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ऐसी बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। सॉरी। बीजेपी जो है विंस इट्स पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी जीत चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेनी स्टेट में, इसकी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। 38% ऑफ द पॉपुलर वोट्स और बीजेपी 55% ऑफ द लोकसभा सीट्स करंटली अपने पास रखी हुई है, जो कि एक बहुत मार्जिन होती है। 38% ऑफ द वोट्स शेयर के साथ 55% ऑफ लोकसभा सीट भी ये रखी हुई हैं। और दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू और मैच्योर लेवल पे इसको ले जाने की ज़रूरत है, जो कि हमारी रीजनल इम्बैलेंसेस निकल के आ रही हैं। यहाँ पे बात बोली जा रही है स्टेट को और यूनियन से बहुत सारी इश्यूज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं ना कहीं अपनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को हम वर्ल्ड की
जो कि भारत को बोला जाता है, उस डेमोक्रेसी को एक प्रकार से पीपल की डेमोक्रेसी बना के देश के सामने नहीं बल्कि विश्व पटल पे इसको रख सकते हैं और एक प्रकार से सिंबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे फास्टर स्ट्रॉन्गर एक एडिटोरियल है, उसकी सारी डिटेलिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फास्टर स्ट्रॉन्गर किससे रिलेटेड है? ये एक सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी कैलकुलेशंस को और बहुत ही माइक्रो नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। अगर एक सिंपल कंप्यूटर की बात करें तो वो चीज़ को करने में उसको महीने लग जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मशीन होती है और ये केवल कैलकुलेशंस की नहीं बल्कि स्पेस एजेंसी, क्लाइमेट एजेंसी, हर फील्ड में इसका उपयोग हो सकता है। तो साइबर क्राइम में भी और हर प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं, इसलिए इसकी बातें निकल के आ रही हैं। अभी क्यों न्यूज़ में है वो हम देखेंगे। तो भारत जो है अभी डील किया हुआ है फ्रांस कारपोरेशन से, एक कंपनी है फ्रेंच की, उसका नाम एटोज है। तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है, जो कि एचपीसी क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, जो सुपर कंप्यूटर बना के भारत को यहाँ पे देने की बातें बोली है। तो 2018 में ही फ्रांस से प्रोक्यूर करने की डील हुई थी 4500 करोड़ में। 2025 तक ये चीज़ें साइन हुई थी। तो 4500 करोड़ ह्यूज अमाउंट होता है फ्रेंड्स। तो आज 25 तक ये बातें बोली गई हैं। तो एचपीसी सिस्टम ये जो रन करेगा एट 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 इंस्टीट्यूशंस पे इसको इंस्टॉल करने की बातें बोली जा रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? पुणे में। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से इंस्टीट्यूशन से भी बना दिए जाते हैं, इसलिए इस इंस्टीट्यूशंस की लोकेशंस को याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टेट पीसीएस तो यहाँ से क्वेश्चंस सीधे बना देते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे है? पुणे में। और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश नोएडा में है। तो ये यहाँ पे करंटली इंस्टॉल करने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि बहुत पावरफुल मशीन हैं। ये सारी बातें बोली जा रही हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो मिहिर प्रत्यूषा जो सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के, ये दोनों भी यहाँ पे उपयोग में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रांस से डील हो गई है 4500 करोड़ बाई 2025 तक कि ये चीज़ें भारत में आएंगी। और ये चीज़ें भारत में आएंगी तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से एप्लीकेशंस कर सकते हैं। एटोज कंपनी की बात करी जाए तो ये मशीन जो है प्राइमरली रन करेगी सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल पे, और ये हमें वेदर के रिपोर्ट को भी जांच करने में हमें हेल्प करेगी। बहुत हद तक ये हेल्प करती हुई नज़र आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म की बात करें तो मॉनसून टू फोर्टनाइट एज वेल एज डेली वेदर चेंजेस, सारे चीज़ों को हम मेजर करते हुए नज़र आएंगे। सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये एकमात्र बज़वर्ड है। अगर 10 साल 2 डिकेड पहले 20 साल पहले चली जाएं तो जो लैपटॉप काम करता था ऐसी चीज़ें यहाँ पे तुलना करके बताई जा रही है। तो मान लीजिए आज का जो लैपटॉप था पहले सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पे वेदर मॉडलिंग एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है कंप्यूटिंग पे, और प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड एप्लीकेशंस, ये सारे कहीं ना कहीं एचपीसी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले आपको बताया। तो एचपीसी क्या है? हाई पावर कंप्यूटर है यहाँ पे, और इसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आती हैं। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर है उसको आज के डेट में हाई पावर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टॉप 500 प्रोजेक्ट यहाँ पे 2 डिकेड में जो मेंटेन किए हैं टॉप 500 पावरफुल एचपीसी कंप्यूटर, तो ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अगर इसका इस्तेमाल वेदर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करती है तो कहीं ना कहीं अच्छा से फोरकास्ट भी कर पाएगी, ताकि कहाँ पे स्टॉर्म आने वाले हैं, वेदर का कंडीशंस क्या है, क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं बड़े अच्छे से। मशीन जो है हाउस किया गया है पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट of advanced computing CDAT is the only Indian machine in top 100 with a top speed of 13 पेटाफ्लॉप। तो ये स्पीड है इसकी जो इंडिया में हम लोग इसको लॉन्च किए हैं। 30 पेटाफ्लॉप कहाँ पे है? पुणे के सेंटर में सीडैक में इसकी स्थापना हुई है। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप
ये इंडिकेटर है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग एबिलिटी की, कितना तेज कंप्यूटर को कमांड कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट रख देता है। तो 1 पेटाफ्लॉप इज इक्वल टू 1000 ट्रिलियन प्लॉप स्पीड ये मेज़र करता है। तो फ्रांस यहाँ पे इसी मशीन्स को आपको 18 पेटाफ्लॉप में बनाकर देता है, जो कि इंडिया के पास अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिटर, तो हैंडफुल ऑफ ऐसी मशीनें हैं जो पेटाफ्लॉप रेंज में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पेटाफ्लॉप रेंज में भारत के पास अपनी कोई मशीनें नहीं हैं, लेकिन 18 पेटाफ्लॉप की मशीनें अभी भारत में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए 18 पेटाफ्लॉप में यहाँ पे डील करी है फ्रांस से के साथ। तो यही चीज़ें हैं, हम अपने आप के टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं फ्रांस से हैं, जबकि हम यहाँ पे मंगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आती हैं तो एक ब्रेक थ्रू हो जाएगी फंडामेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्शियल प्रोडक्ट को लेके, और इंडिया जो है इम्प्रूव कर सकती है अपनी क्या शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट, जो छोटे समय के लिए हम फोरकास्ट करते हैं, तब हम लंबे समय के लिए फोरकास्टिंग को जान सकेंगे और साइक्लोन को फोरकास्ट कर सकेंगे कि साइक्लोन कब, कैसे, किस समय पे, किस जोन में, किस वेग से, किस स्पीड से कितनी तबाही मचा सकती है। ये सारी फोरकास्ट हम कर सकेंगे, जो उपयोग कर सकते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये थी आज की ये अभी आपके सामने स्ट्रॉन्ग फास्टर कंप्यूटर के रूप में, तो जो भी यहाँ पे कंप्यूटर है उसकी डिटेलिंग आपको सुपर कंप्यूटर की दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो जो पार्लियामेंट का भी उद्घाटन हुआ है, पार्लियामेंट फंक्शन टिल नाउ, उसको लेके यहाँ पे और भी सारी डिटेलिंग एडिटर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट का तो इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन पार्लियामेंट के सिटिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो सिटिंग के ऊपर देख लेते हैं। मोदी अभी इनॉग्रेट किए हैं, सभी लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ में आ गया है यहाँ पे। और यह केवल बिल्डिंग नहीं है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। यह लोगों की एस्पिरेशंस को झलकाता है, ड्रीम को झलकाता है, जो कि 140 करोड़ भारतीयों का ड्रीम और एस्पिरेशंस को झलकाता है। इसलिए यहाँ पे डिबेट अच्छा होना चाहिए। यह एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको बोल दिए हैं मोदी जी, और टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ लोगों की डिटर्मिनेशंस भी वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे ऐसी बातें बोली रही हैं। तो ये मैसेज जा रहा है, इंडियाज डिटर्मिनेशन, वर्ल्ड को एक मैसेज जाता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस इस चीज़ को बाइकआउट कर रही है, इनॉग्रेशंस करने के लिए भी ऐसी बातें मोदी जी यहाँ पे बोले हैं। तो पार्लियामेंट के सेशंस को हम देखेंगे कि 17वां जो लोकसभा सेशन है, उस लोकसभा सेशन में फाइनल ईयर तक हम पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक अगर बात करी जाए तो इसकी फंक्शनिंग और सीटिंग जो है 213 सीटिंग यहाँ पे हुई है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो कंप्लीट की बात करी जाए, 5 साल जो टर्म है वो पूरा होने को है लोकसभा में, और ये मात्र 230 सीटिंग है। 16वां लोकसभा की बात करी जाए तो लोवेस्ट नंबर ऑफ सीटिंग हुई थी, जो कि 331 सीटिंग अभी तक हुई है, ये लोवेस्ट के रूप में। तो ये 17वां लोकसभा अगर चल रहा है तो ये 230 सीटिंग है। आगे देखिए कितना होता है, कहीं यही ना सबसे लोवेस्ट हो जाए, ऐसी बातें बोली जा रही है। देखिए सीटिंग अगर होगी तभी जाके किसी बिल पे, रिजोल्यूशंस पे, लॉज पे, इशूज पे, डेवलपमेंट पे, प्लान पे, स्कीम पे, बजट पे, तभी जा कर के हम डिबेट कर सकते हैं। अपोजिशंस को भी मौका मिलता है कि वो सरकार को अपनी राय सुझाए। लेकिन अगर डिबेट ही नहीं होगा, डिस्कशन ही नहीं होगा, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, कैसे चीज़ें सही से निकलेंगी, वही इशू यहाँ पे बताई जा रही हैं। दूसरी जो बात बोली जा रही है कि विद 1 मोर ईयर रिमेनिंग एंड 58 एवरेज सिटिंग डेज ए ईयर, तो यहाँ पे एवरेज जो निकल के आ रही है 58 एक साल में सिटिंग निकल के आ रही है। 17वां लोकसभा जो है ये 331 के आसपास यहाँ पे सिटिंग दिखा रही है। दिस कुड मेक इट शॉर्टेस्ट फुल, जो कि मैं आपको बताया 1952 से अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो ये अभी तक सबसे शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा की सीटिंग हो सकती है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। पूरी डिटेलिंग को हम देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि
इस 17वां लोकसभा में देखिए 230 सीटिंग अभी तक हुई है, जबकि पहला सीटिंग थी तो 677 सीटिंग हुई थी। तो देखिए घटते हुए कैसे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 12वां सीटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे कम सीटिंग हुई थी, और ये जो है 17वां की बात करी जाए तो यहाँ पे 230 सबसे कम नज़र आ रही है अभी। यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्स पास्ड बाय ईच लोकसभा, तो यहाँ पे 17वां लोकसभा में आप देख सकते हैं ये भी डाउनवर्ड चल रहा है चीज़ें बिल पास करने में, और जो टाइम स्पेंड होता है बजट के डिस्कशंस में वो भी कहीं ना कहीं गिरा हुआ नज़र आ रहा है। यानी डिस्कशंस की जो टाइम लिमिट है वो बहुत हद तक नीचे कर दिए गए हैं, यानी डिस्कशंस नहीं चल रही है प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम में। परसेंटेज ऑफ बिल रेफर टू कमेटी, यानी कितना जो बिल आता है कि जो अमेंडमेंट बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, लॉ फ्रेम करने के लिए, रिजोल्यूशन लाने के लिए, तो जो कमेटी को हम रेफर करते हैं कि कमेटी आप इसको देखिए 2 कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। जो भी कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी को जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पे देखती है उस चीज़ को कि क्या सही है क्या गलत। 14 लोकसभा में इतने परसेंटेज रेफर किए गए थे, 15th में इतने, और 16th में लगभग 20 के आसपास देख सकते हैं। तो 15th में 60 प्लस हो गई थी, 17 तो एकदम नील बटा सन्नाटा दिख रहा है। यहाँ पे 10% भी हमें नहीं लग रहा है कि ये लोकसभा को ये जितने भी कमेटी हैं उनको रिफ़र करी गई है, कोई भी बिल इश्यूज कुछ भी आए हैं तो यहाँ पे अगर रिफ़र नहीं करेंगे तो कमेटी को ऐसे बाईपास कर दे रहे हैं, अपने ही यहाँ पे अपने ही चीज़ों को डिस्कस करके जो कोर कमेटी हैं वही चीज़ें लेके आ रही हैं। कोर कमेटी नहीं, कोर कैबिनेट। दूसरी जो है बजट पे डिस्कशंस करने के लिए भी बहुत सारा टाइम घटा दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो डेप्यूटी का इलेक्शंस होता है आप देख सकते हैं 17th यहाँ पे डेज टू इलेक्शन टू द डेप्यूटी स्पीकर, ये यहाँ पे ऐसी दिखाई गई हैं। ये सारी डिटेलिंग है, इनॉग्रेशंस आपके सामने हुआ है और नया पार्लियामेंट की सीटिंग कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो ये बड़ी सुंदर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हुई है, सारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इम्बेड करा गया है और हर प्रकार की सुविधाएं एमपीज़ को यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही हैं। सीटिंग कैपेसिटी भी सारी लोकसभा की और राज्यसभा की बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अगर डिस्कशंस की बात करी जाए तो वहाँ पे डिस्कशंस किस प्रकार से हो रहे हैं उसी पे क्वेश्चन मार्क एडिटर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पार्लियामेंट को लेके, सीटिंग अरेंजमेंट को लेके, इसकी सीटिंग कैपेसिटी को लेके, डिस्कशंस को लेके कवर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिलता है शॉर्टेज ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन। जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशंस में यहाँ पे चीज़ें टीचर्स के रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसीज भी मिल रही है। तो ये जो जिस्ट है फैकल्टी की शॉर्टेज है किस किस चीज़ को लेके, तो हायर एजुकेशन सेक्टर से 1980s से ही ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं जो कि परमानेंट आज के समय में हो गई हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो विश्व गुरु जल्दी ही बन जाएंगे, जो कि सोचने योग्य बातें हैं कि बनेंगे हम कैसे विश्व गुरु। क्या इलिटरेसी को आगे बढ़ा के भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या अपने लोगों की हेल्थ को सबसाइड करके भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या लोगों के पॉवर्टी में ढकेल के भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान न करके भारत विश्व गुरु बन सकता है? तो इस प्रकार की चीज़ें जहाँ पे चलेंगी, तो इस तरीके से अगर चलेंगी तो चीज़ें कहीं ना कहीं भारत को हैम्पर करता हुआ नज़र आएगा, भारत और डाउनग्रेड होता हुआ नज़र आएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे डाटा जो कलेक्ट कर रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, वो भी कहीं ना कहीं सर्वे के माध्यम से AISC ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशंस, यहाँ पे कोई ऑथेंटिक चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। वॉलंटरी प्रोसेस के आधार पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे चीज़ें बताती हैं। तो स्टेक होल्डर की बात करें यहाँ पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज़ को? फैकल्टी शॉर्टेज को लेके, जो कि क्वांटिटेटिव इशू है, यानी नंबर ऑफ द रिक्रूटमेंट वैकेंट है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये थी डिटेलिंग आपकी हायर एजुकेशंस की, तो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम कॉलेजेस को निकल के आ रही हैं कि सीटें खाली हैं टीचर को और रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो अगर हायर एजुकेशंस की ये हाल है तो लोअर एजुकेशंस की क्या हाल होगी, हम ये समझने में बिल्कुल भी हिचकिचाही नहीं बरतेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अभी इसरो ने लॉन्च करी है, इसकी सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से दी जाएगी। तो इसरो जो है
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। ये मंडे को एक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो NVS सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी है जिसकी वेगिंग अबाउट 2232 kg मानी गई है। किस ऑर्बिट में? तो ध्यान रहे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको लॉन्च करी है। तो ये ऑर्बिट कैसे होती है? ये ऑर्बिट सबसे टॉप में जाती है, तो इसकी 36,000 के आसपास किलोमीटर 36,000 किलोमीटर के आसपास जाके ऑर्बिट में इसको शिफ्ट करा जाता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से ये चीज़ें होती हैं। बस बोल देने से चीज़ें नहीं है, इतना किलोमीटर ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसरो को। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है अभी प्लेस किया गया है सैटेलाइट को, और लिफ्ट ऑफ करेगा किस चीज़ को? थंडर्स रोर प्रिसाइजली 10:42 पे ये चीज़ें लॉन्च करी गई है। कहाँ से? सतीश धवन यहाँ पे स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो यह SHAR श्रीहरिकोटा आपके कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। NVS-01 सैटेलाइट इंजेक्ट किया गया है। यह एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, और इसको लॉन्च करने के लिए आपको GSLV यानी ये लॉन्च व्हीकल है। आपको मैं बता दूं कि ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है, इसकी डिटेलिंग को हम सबसे पहले समझेंगे, तब जाकर के आपको इसके बारे में क्लियरिटी आपको दी जाएगी। तो ये है लॉन्च व्हीकल। मगर आप एक पैसेंजर हैं तो पैसेंजर को मैं मान लेता हूँ कि एक सैटेलाइट है, और ये अगर एक बस है तो ये आदमी को इस पे लाद के ये बस लेके आगे जाती है। तो ये वही बस हैं जो सैटेलाइट को लेके आगे ऊपर आसमान में स्पेस में लेके जाती हैं, तो इसीलिए इनको लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। इसकी पूरी की पूरी इवोल्यूशंस को हम समझेंगे तो SLV यहाँ पे है, SLV-3। तो ये SLV-3 जो है इसकी हाइट जो है 22.7 और लिफ्ट ऑफ वेट जो है 17 टन। प्रोपल्सन जो इसमें एनर्जी लगाई जाती है सारी सॉलिड लगाई जाती है। पेलोड मास इस पे 40 kg की होती है। किस ऑर्बिट में इसको भेजा जा सकता है? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये जाती है। ASLV की बात करें तो हाइट जो है 23.5 मीटर और लिफ्ट ऑफ वेट 39 टन, थोड़ा इससे हैवी वेट है, और ये भी ऑल सॉलिड के रूप में होती है, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस UPSC बनाया हुआ है, इसलिए इसकी डिटेलिंग को नेग्लेक्ट ना करें, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये दोनों लो अर्थ ऑर्बिट के हैं और दोनों ऑल सॉलिड हैं। देखिए स्टेटमेंट यहाँ से है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। दूसरी जो है PSLV XL है, ये 44 मीटर की है। सॉलिड लिक्विड प्रोपल्सन्स की एनर्जी इसमें डाली जाती है। पेलोड 80-60 kg के आसपास। ये कहाँ पे ऑर्बिट में जाती हैं? तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट को ये टच करती हैं, जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के आसपास तक ये जाती हैं। GSLV MK2 यहाँ पे जो लिया गया है वो 49 मीटर है, और इसकी सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये डाला जाता है। GSLV Mark 3 जो है ये आपका अभी रिसेंटली सबसे पावरफुल व्हीकल है। ये लेके जाता है सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, इसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, प्रोपल्सन इस्तेमाल हो जाता है, और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये चीज़ें होती हैं। तो जियो में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो PSLV से लेके GSLV तक जियो सिंक्रोनस और ये सब लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। तो यानी सबसे कम पावरफुल से सबसे हाई पावरफुल की तरफ इंडिया बढ़ चुका है। ये थी सारी डिटेलिंग लॉन्च व्हीकल को लेके। अब देखते हैं एडिटोरियल में कहाँ तक हम पहुँचे थे। तो इसरो के चेयरमैन अभी कौन है? तो S सोमनाथ साहब यहाँ पे हैं, जो कि कांग्रेचुलेट किए हैं GSLV के साथ यहाँ पे जो सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रखा गया है। बात करी जाए डिबैकल हुई थी किसकी? F10 मिशंस की, अभी रिसेंटली जो फेल हो गई थी लगभग, उसको लेके यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है, जो क्रायोजेनिक स्टेज में यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। तो क्रायोजेनिक जो फ्यूल होती है एक लिक्विड बहुत ही
कूल यहाँ पे होती है उसको इस्तेमाल हो जाता है। क्रायोजेनिक लिक्विड एनर्जी होती है, लिक्विड अलग होती है, क्रायोजेनिक गैस होती है एकदम, ये प्रोपल्शंस में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस जाहिर करते हुए सोमनाथ, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है देश के लिए अगर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो NBS-01 की ये पहली है सीरीज ऑफ 5 सैटेलाइट की बात करते हैं। तो और भी ज़्यादा भेजने वाली अभी आएंगी आगे समय में, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। GSLV F-12 इज़ द 15th फ्लाइट ऑफ इंडिया GSLV और 9th फ्लाइट विद इंडिजिनस क्रायो स्टेज। तो क्रायो स्टेज की बात करी जाए तो GSLV F-12 जो है 15वीं होगी और 9th फ्लाइट होगी क्रायो स्टेज की बात करें तो। 6th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ GSLV विद इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज की ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट मानी जा रही है। NBS-01 NBS तो आप समझ ही रहे होंगे, नेविगेशनल सैटेलाइट, जो कि मैं बार बार शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ। तो ये नेविगेशन पेलोड L1 L5 S बैंड को लेके यहाँ पे जा रही है। पेलोड का मतलब इस सैटेलाइट में इस लॉन्च व्हीकल में कौन सा पेलोड सैटेलाइट किस लिए इस्तेमाल होता है उसे पेलोड हम बोलते हैं। तो ये L1 L5 S बैंड ये कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल करी है और ये फर्स्ट टाइम इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल कर रही है, जो कि इशू में आए। एटॉमिक क्लॉक एक प्रिसाइज टाइम आपको मतलब 5000 ईयर में 1 सेकेंड का भी एरर लगभग नहीं करता है। तो ये इसकी इतनी प्रिसाइज टाइमिंग चलती है तो इसको एटॉमिक क्लॉक बोला जाता है। इसकी डिटेलिंग इसीलिए यहाँ पे छोटा सा मैं दे दिया ताकि आपकी टाइम को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए जो भी हम स्पेस में भेजते हैं वो माइक्रो नैनो सेकेंड्स भी एरर अगर आ गए तो वो हमारा कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नज़र आएगा, इसलिए ये इशू निकल के आती है। इसलिए इसका इस्तेमाल इस बार एटॉमिक क्लॉक फर्स्ट टाइम हम लोग किए हुए हैं। प्लानिंग टू लॉन्च वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS, ये देखिए इनसैट 3DS भी लॉन्च करने की बातें बोली जानी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं GSLV से इसको किस प्रकार से लॉन्च करती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आप देख सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। अभी रिसेंटली श्रीवास्तव जी को शपथ दिलाई गई CBC। तो CBC कौन है यहाँ पे देख सकते हैं, प्यारा सा शकल, इनका पूरा नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये किसको रिप्लेस करेंगे, एन पटेल की टेन्योर समाप्त हो गई, सुरेश एन पटेल इनको रिप्लेस करेंगे। तो विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पे श्रीवास्तव जी स्वान करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पे स्वान दिलाई हैं। तो ये शपथ कौन दिलाता है, द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट CBC को, ये चीज़ें याद रखिएगा। स्पेन की गवर्नमेंट अभी स्नैप इलेक्शंस ऐसे ही लेती हुई नजर आई, क्योंकि लोकल बैलेट जो है वो कहीं ना कहीं लूजेज हो गए हैं। तो लोकल बैलेट खो गए, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेन की गवर्नमेंट पुनः यहाँ पे लोग यहाँ पे देखिए वोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। रसिया जो है अरेस्ट वारंट US के सीनेटर के खिलाफ यहाँ पे वारंट इशू किया हुआ है। जो क्या नाम है इनका, तो लिंडसी ग्राहम इनका नाम है, जो क्या बोले हैं कि रसिया जो है मर रहा है अपने ही कब्र के अंदर। तो ये चीज़ें ऐसी बातें बोल रहे हैं। और यूक्रेन की लड़ाई में, रसिया की लड़ाई में, यूक्रेन की लड़ाई में कौन सबसे ज़्यादा हाथ बटा रहा है, तो वेस्ट कंट्री सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखा रही हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा तीव्र तबाही भविष्य में आने की आशंकाएं हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इनका नाम याद रखिएगा, लिंडसे ग्राहम तो याद रख ही लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में हैं तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे अप्रूव करी है $350 मिलियन स्पेशल पॉलिसी बेस्ड लोन। किसको, तो आपके श्रीलंका को ये लोन की है। तो स्पेशल पॉलिसी बेस्ड लोन है ये। कितना लोन है, क्वेश्चन पूछे तो याद होना चाहिए। IMF भी यहाँ पे $3 बिलियन की एंकर करी है लोन, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के रूप में यहाँ पे दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और एग्रीकल्चरल क्राइसिस, हर प्रकार की क्राइसिस से आपका श्रीलंका गुजर रहा था, जो कि इंडिया मदद करने के लिए आगे आया। चाइना इसका हाथ छोड़ के दब गया। तो चाइना के डेप्ट में जाके ये कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का भी सामना किए हैं, जबकि इंडिया इनको ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और IMF को भी बोल दिया आप इनको लोन दे सकते हैं, जिसके कारण इनको लोन भी प्राप्त हुई थी। कितनी, ये
लोन इम्पॉर्टेंट। तो ये लोन इनको मिली थी और भारत जो है इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है ताकि ये भी पुनः अपने पैर पे खड़ा हो सके। देखिए भारत की, इंडिया की, चाइना की, दोनों कंट्री की अलग अलग छवि हैं। भारत किसी भी देश को किसी भी तरीके से डेब्ट क्राइसिस में नहीं फंसाने के लिए आगे आता है, किसी का एक्सप्लॉइट करने के लिए आगे नहीं आता है, किसी के लैंड को कैप्चर करने के लिए आगे नहीं आता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्रेंडली है। हमारी किसी भी के साथ रिलेशंस हो, देश के किसी भी दुश्मन के साथ रिलेशंस हो, लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ सदैव हम अपना फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं चाइना की जो पॉलिसी है कि पहले कैप्चर करो, फिर बारगेनिंग करो, फिर 3 लैंड कैप्चर करके, 3 एरिया कैप्चर करके 1-2 एरिया उनको दे दो, दूसरे पे बारगेनिंग करके कैप्चर कर लो। तो ये इसकी पॉलिसी है। 2 स्टेप 3 स्टेप पॉलिसी है कि 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम पीछे हट जाओ, कह दो ले लो भैया 1 कदम अपना। दूसरी जो है ये सबको डेब्ट क्राइसिस में, क्योंकि इसके पास पैसे की कमियां नहीं है, इसकी जीडीपी अच्छी खासी ग्रो होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब है यहाँ पे, तो वर्ल्ड से सारे लोग इस यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट भी श्रीलंका का आपको पता होगा कि ये लीज पे लिया हुआ 99 साल के लिए। कौन? चाइना। और भी सोमालिया कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपना हब बनाते हुए नज़र आ रही है, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी हब बनाते हुए नज़र आ रही है, इजराइल और सऊदी अरेबिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाती हुई नज़र आ रही है चाइना। तो ये जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत तगड़ा घुस चुका है, जिसके कारण डील को भी करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये डील कब तक चलेगी, ये चीज़ें देखने योग्य बातें हैं, क्योंकि इजराइल सऊदी अरेबिया भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे की एंटी चीज़ें रखते थे, और ईरान का भी इंटेलिजेंस यहाँ पे दिखने को मिला। तो ये सारा का सारा जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से चलेगा, आने वाले 5 सालों में चीज़ें हमको देखने को मिलेगा। तो ये श्रीलंका का हालत जो खस्ता था, इंडिया बहुत हद तक आगे निकल के आया और यहाँ पे हेल्प करता हुआ नज़र आया। वहीं चाइना अपना हाथ खींचते हुए नज़र आया। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। 300वां डिसमिसल किए हैं कीपिंग के अंतर्गत T20 में। तो ये पहले इंडियन ऐसे बन गए जो यहाँ पे मुकाम हासिल किए हैं। कौन है ये बताने के, ये कोई इनको ऐसा ना हो कि नहीं जानता होगा। MS धोनी यहाँ पे 300वां डिसमिसल किए हैं। दूसरा जो बातें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे इनॉग्रेशंस हुई है इसकी जो पहली इनिंग के बाद। तो आप देख सकते हैं फाइनल का सेलिब्रेशंस किस प्रकार से है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद यहाँ पे गुजरात में आपके चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई थी फिनाले IPL की। और ये फिनाले IPL 15वां सेशंस ये चला है, जिसमें आपका कौन जीत के आ गया है, तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ये सीरीज़ जीत चुकी है। तो ये अभी तक ये सीरीज़ जीत चुकी है और सबसे ज़्यादा टाइम फाइनल में जाने वाली, 10 बार फाइनल में जाने वाली सिंगल टीम बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं इनकी टीम, इनकी अलग छवि है वर्ल्ड लेवल पे। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। ये थी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आज की सारी डिटेलिंग के साथ। तो आशा करते हैं आपकी सारी डिटेलिंग यहाँ से आपको मिल गई होंगी, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो द हिंदू करंट अफेयर्स और एनालिसिस सारा चीज़ें अमलगमेशन आपको एक जगह पर देता हूँ। दूसरी बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बता दूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वीडियोस की डिटेलिंग भी वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो जो भी लोगों को PDF की आवश्यकता है वो आसानी से PDF ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी PDF डालूं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। PDF से कई लोगों ने डिमांड किया कि PDF डाल दिया करिए, तब मैं PDF यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।